हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है 6 दिसंबर से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और हम लोग फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो ये हम लोग 2022 और 23 के सारे जितने भी फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस दिसंबर 2022 का पेपर है जिसकी परीक्षा कब कंडक्ट कराई गई थी 23 फरवरी 2023 को। तो आज हम लोग ये पूरा पेपर कवर करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन सारे हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं मैथ के क्वेश्चंस इसमें लिख के सॉल्व नहीं करा सकती हूँ, इसलिए मैं इसे मतलब बोल के ही समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हमारी DI है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2010 और 2020 के दौरान 7 भारतीय शहरों नामता बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में IT से संबंधित नौकरियों में रिक्तियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। वर्ष 2010 और 2020 के दौरान इन शहरों में रिक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 5.4 लाख मतलब कि 5,40,000 और 8.6 लाख मतलब कि 8,60,000 है। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर हमें देना है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे। तो ये हम लोग इसकी तालिका देख लेते हैं। जैसे कि बेंगलोर में 2010 में नौकरियों की रिक्तियों का वितरण क्या था 15% और 2020 में क्या था 22%। और हमें इसकी टोटल संख्या भी दी गई है। ये टोटल जितने भी शहर हैं इसमें 2010 में कितनी रिक्तियों का वितरण है और 2020 में ये हमें परसेंट में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन मतलब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस DI का। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2020 और 2010 में बेंगलोर में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की संख्या में अंतर कितना है। तो 2010 और 20 में रिक्तियों, तो हमें 2010 में कितना परसेंट दिया गया है और 2020 में कितना परसेंट दिया गया है, दोनों ही संख्याओं का हमें परसेंट निकाल लेना है और हमारा आंसर क्या है आ जाएगा। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं 2010 में रिक्तियों की टोटल संख्या कितनी बताई थी, उसमें 5.4 मतलब 5,40,000 और 2020 में रिक्तियों की टोटल संख्या कितनी थी 8.6 मतलब 8,60,000। और इसमें 2020 और 2010 के में बेंगलोर में उपलब्ध नौकरियों की जो रिक्तियों की संख्या इनका अंतर कैसे निकलेगा। पहले हम लोग ये देखिए, जैसे कि इसमें 22% है 2020 में, तो हम लोग इसका 22% निकालेंगे और 2010 में टोटल जितनी थी 5.4 का 15% निकालेंगे और उसके बाद हमारी जो संख्या आएगी उसको आपस में घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी DI का। वर्ष 2020 और 2010 में हैदराबाद में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की औसत संख्या कितनी है। तो इसमें औसत संख्या पूछी गई है। तो संख्या आप लोगों को पता है 2010 में टोटल संख्या कितनी थी 5,40,000, इसका कितना निकालना है हमें 10% और 2020 में टोटल कितनी थी 8,60,000। तो इसका 8% निकाल के हमको क्या करना है, इनका औसत निकाल लेना है। हमारे अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में चेन्नई और वर्ष 2020 में मुंबई में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा B 1.9 लाख। ये देख लीजिए कैसे निकाला है। इसमें 2010 में चेन्नई और वर्ष 2020 में मुंबई में उपलब्ध 2010 में टोटल संख्या जितनी थी उससे हम लोग चेन्नई का प्रतिशत निकाल लेंगे और 2020 की जो टोटल संख्या थी उसमें से हम लोग मुंबई का प्रतिशत निकाल लेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020 में पुणे में रिक्तियों की संख्या 48,000 है और इसका प्रतिशत वितरण वैसा ही है जैसा तालिका में दिया गया है, तो वर्ष 2020 में दिल्ली में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 2020 में पुणे की रिक्तियों की संख्या टोटल उसमें प्रतिशत में 6% है और इसमें हमें 48,000 दी गई। तो 6% बराबर 48,000 हो जाएगा तो 1% का मान निकल आएगा।
तो इसमें हमारा जब 1% का मान निकल आएगा तो जो हमारे दिल्ली में उपलब्ध रिक्तियों का प्रतिशत दिया गया है उसका हम उससे गुणा कर देंगे। जब 1 बराबर आ जाएगा तो हम 20 का उससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक हैदराबाद में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे 2010 में हैदराबाद में रिक्तियों की संख्या का प्रतिशत निकाल लेंगे। 2010 के टोटल संख्या कितनी थी, 5,40,000। उससे हम लोग हैदराबाद की जितनी रिक्तियों का प्रतिशत है वो है 10%, 10% निकाल लेंगे। उसके बाद हैदराबाद में 2020 में रिक्तियों की संख्या जितनी हो उसका प्रतिशत निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, इससे जो जितनी भी प्रतिशत वृद्धि है वो निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारा कल के पेपर में भी एक था। वर्तमान में स्वयं का प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। तो इसके सही ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। ए है इन्फोसिस लिमिटेड, बी है गूगल इंक, सी है TCS, डी है HCL लिमिटेड और ई है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो दोस्तों हम लोग इसमें सही इन सब में से हमें सही विकल्पों को, दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, बी और ई उसमें सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे। वर्तमान में स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास द्वारा गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया है और स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे वंचितों सहित सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित करना है। तो पहले में क्या दिया गया, घटक, सूची 1 में घटक और सूची 2 में अधिगम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग थ्योरी। इसके बाद हम लोग ये ऑप्शंस देख लेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। एक का उद्दीपन अनुक्रिया का क्या होगा, व्यवहारवाद, नेटवर्किंग, संयोजनवाद, रूपरेखा, संज्ञानवाद, तर्कता, संरचनावाद। दोस्तों इसको सॉल्व करके इसको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि पेपर इतने सारे हैं लेकिन क्वेश्चन तो इन्हीं सबसे बनेंगे ना। हमारा जो सेकंड पेपर होता है विषय का, वो हमारे जितने भी पेपर होते हैं सब में जो फर्स्ट पेपर होता है सबके में फर्स्ट पेपर अलग अलग आता है। इसलिए हमारे पास प्रैक्टिस जो PYQ पेपर है ना फर्स्ट पेपर का, उसके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन सब का अगर हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहती, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन आने हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस इन व्याख्या से या इन क्वेश्चन से फंसने ही फंसने हैं। तो इन सब के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब याद करते चलना और अच्छे से ये वीडियो अच्छे से देखते चलना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल में अक्षर R किसके लिए आता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। जैसे कि देख लीजिए इसकी व्याख्या, शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल एश्योर में अक्षर R का प्रयोग अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए किया जाता है और एश्योर में प्रयुक्त अन्य अक्षरों का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो इसमें हर एक अक्षर का जो भी फुल मीनिंग होता है वो पूछा गया है। तो अगर हमें इसके फुल फॉर्म्स अच्छे से पता है तो ये इन टाइप के क्वेश्चंस में हम कभी भी नहीं फंसेंगे। जैसे कि एश्योर का फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब एनालाइज लर्नर्स, एस का मतलब स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस का मतलब है सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया, यू का यूटिलाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी और ई का एवल्यूट एंड रिवाइज द ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी। तो इसमें हमसे किसका मतलब पूछा गया था, आर का मतलब, और आर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला दिया गया है, समन्वेशी प्रकरण केस अध्ययनों का
प्राथमिक कार्य मुख्य अन्वेषण कार्य से पहले प्रश्नों को चिन्हित करना और मापन के प्रकारों का चयन करना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, संचयी प्रकरण मतलब इसको केस भी बोलते हैं। अध्ययनों का प्राथमिक कार्य अज्ञात को ज्ञात कराना और विषयागत प्रश्न के बारे में पाठकों के लिए एक समान भाषा प्रदान करना। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। कथन ए सही है लेकिन कथन दूसरा क्या है, गलत है। और इसमें हम लोगों की व्याख्या में वही कथन दिखाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। पहला कथन है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और कथन दूसरा है DTH चैनल्स स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए INSAT 30 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें भी जो पहला कथन है वो सही होगा और दूसरा कथन असत्य होगा। चलिए देखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन द्वितीय असत्य है। इसकी व्याख्या में भी वही कथन दिए गए हैं, तो एक बार आप लोग इसको भी देख लें। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय है जो कि एक पहल है। इसमें विविध विषयों को कवर करने वाली पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुलभ बनाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी एक चुनौती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कथन दिए गए हैं। माध्ययों के बीच अंतर के परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना को आमतौर पर इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा कथन, जब प्रतिदर्श छोटे प्रतिदर्श होते हैं और जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं परंतु समान मान लिए जाते हैं, तब शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए जेड परीक्षण को प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कथन ए और कथन दोनों असत्य हैं। इसमें एक भी कथन सत्य नहीं है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शून्य परिकल्पना कार्यकारी परिकल्पना के विपरीत बनाई जाती है। दो चरों के बीच शून्य अंतर या शून्य संबंध शून्य परिकल्पना कहलाती है। और माध्ययों के बीच अंतर परीक्षण के लिए शून्य परिकल्पना को आमतौर पर फिर ये हमारा एक डिजिट दिया गया है के रूप में व्यक्त किया जाता है। और यदि प्रतिदर्श नमूना छोटे आकार के होते हैं और जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं परंतु समान मान लिए जाते हैं तो टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, रैंडम सैम्पलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदर्भ ग्रंथ सूची और पाद टिप्पणी के संदर्भ में कभी कभी शोधकर्ता संक्षेपाक्षर TR का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, अनुदित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संरक्षित होता है जबकि गुणात्मक शोध में शोध उपागम निरापवाद रूप से असंरक्षित होता है। और दूसरा कथन दिया गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसके जो कथन 1 और 2 हैं दोनों ही सत्य हैं, तो इसका सही ऑप्शन ए होना चाहिए। हाँ, इसका सही ऑप्शन ए है। अगर जो लोग इसकी व्याख्या भी, अगर कुछ लोगों को जैसे कथन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो लोग इसकी व्याख्या भी अच्छे से देखते चलें। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वो पढ़ती चलूँगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध लघु
शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है, निम्न में से किसके अंतर्गत विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा। दोस्तों सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल वाले सेट में भी, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी अच्छे से समझने हैं आपको। ए दिया गया है, 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा। और बी है 6 माह की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से सर्जित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसका ए ऑप्शन सही होगा। जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में मैंने सब बताया था कि 0 स्तर में कौन सी चीज़ें आती हैं, 1 स्तर में क्या है, 2 स्तर में क्या है। तो अभी इसका ए ऑप्शन सही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को विनियम 2018 के तहत यदि कोई विद्यार्थी अपने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 यानी कि 40% से 60% तक की समानताएं होती हैं उनमें का अपराध करता है, तो विद्यार्थी को या ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित कर दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियरे बोर्दियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। पियरे बोर्दियो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। इन्होंने प्रमुख रूप से ज्ञान, संस्कृति, शक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया। पियरे बोर्दियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से सामाजिक सांस्कृतिक लाभ, कुशलता, शिष्टता, शैक्षणिक क्षमता, जीवन शैली एवं नैतिकता आदि की प्राप्ति होती है। पियरे बोर्दियो ने अपने सिद्धांत के आधार पर पूंजी को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहली है आर्थिक पूंजी, फिर है सामाजिक पूंजी, तीसरी है सांस्कृतिक पूंजी, चौथी है प्रतीकात्मक पूंजी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण प्रायः इस रूप में समझा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, युग्मकीय या डायडिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके लिए 2 व्यक्तियों के बीच संपर्क होना आवश्यक है। यह 2 तरफा प्रक्रिया है। साक्षात्कार, कार्यालयीय वार्तालाप, समाचार, टेलीफोन वार्तालाप, ईमेल अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इस संप्रेषण में फीडबैक तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है तथा बाधा आने की संभावना कम रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के यांत्रिक मॉडल या प्रतिरूप की विशेषताएं हैं। तो इसमें हमें 4 डिजिट दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं। जैसे कि ए है बहुविध मार्गी प्रवाह, बी है एक मार्गी प्रवाह, सी है एक सैनिक की ओर, डी है अज्ञातता, ई है सक्रिय दर्शक श्रोता। तो इसमें से कौन कौन से संप्रेषण के यांत्रिक मॉडल के प्रतिरूप की विशेषताएं हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी सी डी, यानी कि एक मार्गी प्रवाह, एक सैनिक की ओर और अज्ञानता। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कथन पहला है, संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए। और कथन दूसरा है, यह कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यह मानता है कि अर्थ किसी प्रेषक की मानव निर्मित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों और घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने और सूचित करने की शक्ति निहित होती है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, संप्रेषण लोगों में सीमांकन के एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता। तो इसमें दोस्तों कथन 1 सत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो असत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। संप्रेषण विधि विविध परिस्थितियों पर विचार चिंतन करने, उनका अवलोकन करने, उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने तथा इन सबको विभिन्न माध्यमों से दूसरों तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। और संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों और घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने और सूचित करने की शक्ति निहित होती है। यह स्वयं देखने या अवलोकन करने, सुनने या ध्यान देने और औरों के साथ विचारों, मतों, अनुभवों
तथ्यों एवं संवेगों के आदान प्रदान से भी संबंधित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो पुरानी कारों में से प्रत्येक को 48,000 रुपये में बेचा जाता है और एक को 20% की हानि पे बेचा जाता है। कुल हुए लाभ हानि प्रतिशत को तथा लाभ हानि की कुल धनराशि ज्ञात करनी है। हम लोग मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, कोई भी मैथ का या रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसमें हमें अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कुछ कोई लॉजिक नहीं। सिर्फ जो क्वेश्चंस बोलते हैं वही हमें उनको सिर्फ फॉलो करना है। जो क्वेश्चन कहता जा रहा है मुझे उसे फॉलो करते जाना है। इसमें सबसे पहले बताया गया है, दो पुरानी कारों में से प्रत्येक को, दो कारें हैं उन दोनों को 48,000 में बेचा जाता है और एक को 20% हानि पे बेचा जाता है। तो कुल हुए लाभ हानि प्रतिशत को की जो कुल राशि है उसे ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी जो सबसे पहले दोनों कारों का जो मूल्य है वो 48,000 है। एक को 20% की हानि पे बेचा गया है, दूसरे को 20% के लाभ पे बेचा गया है। तो सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर पहले हम इसका क्रय मूल्य 100 मान लें और इसका जो विक्रय मूल्य है उसको 120 मान लें, तो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया है, तो जो लाभ वाला है उसको हमने 120 बराबर 48,000 मान लिया है। तो इसको 120 इसका जो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो लाभ वाला है उसका जो क्रय मूल्य है वो 40,000 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो हमने 20% हानि पे बेची है उसका विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। मान लिया हमने कार 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो 80 बराबर 48,000 आ जाएगा और गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो दूसरे का क्या निकलेगा, 60,000। तो इसमें हमें बताना था कि टोटल हमें कितना लाभ या हानि हुआ है। तो टोटल अगर हमारा क्रय मूल्य देखा जाए तो हमारा निकल के आ रहा है 1,00,000, लेकिन अगर विक्रय मूल्य देखा जाए तो हमारा 96 निकल के आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं कितने की हानि हुई है, 4,000 की हानि हुई है। तो 4,000 का 1,00,000 का प्रतिशत निकाल लेंगे तो 4% की हमको हानि हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी श्रृंखला में 10वां पद 34 है और किन्हीं दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर 3 है, तब श्रृंखला के प्रथम पद को ज्ञात करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 सदस्यों वाली किसी समिति की औसत आयु। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 10 सदस्यों वाली एक समिति, अगर 10 सदस्यों वाली किसी समिति की औसत आयु 42 दी गई है, तो अगर हमें इसकी टोटल आयु निकालनी होगी तो 10 से हम 42 का गुणा कर देंगे। तो हमारी जो 10 सदस्यों की टोटल आयु निकलती है तो वो निकलती है 420। ठीक है, उसके बाद एक 53 वर्ष की आयु वाला सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है इसमें से। तो मान लिया हमारी टोटल 10 लोगों की आयु कितनी निकल के आ रही है, 420। तो इसमें से हम 53 को घटा दें, क्योंकि वो इंसान निकल रहा ना, 53 वर्ष का व्यक्ति को निकाल रहे हैं हम 10 लोगों 420 में से। तो जब इस 420 से हम 53 को घटाएंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 367 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें बोल रहा है कि उसके स्थान पे हम 45 वर्ष के एक नए सदस्य को ला रहे हैं, तो इसमें हम 45 वर्ष को जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 412। अभी उसने पूछा है तब हमारी नई समिति की औसत आयु कितनी होगी, तो हमें 10 का निकालना था। तो तब हमारी जो 412 आया है उसका हम 10 से अपॉन कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो 41.2 आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या पर विचार कीजिए। यदि इस संख्या के अंकों की अदला बदली कर दी जाती है तब नई प्राप्त संख्या पहले की मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यदि इस संख्या के अंकों का योग 12 है तब पहले की मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें माना गया अगर संख्या की अदला बदली करते हैं तो पहले वाली जो मूल संख्या है उससे 18 कम हो जाती है, और यदि संख्या के अंकों का योग 12 है तब पहले की मूल संख्या ज्ञात करनी है। हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों उससे भी कर सकते हैं, किससे, ऑप्शन से भी। कैसे,
मैंने पहले ही कहा है, जो क्वेश्चन बोलता जाएगा वो मैं फॉलो करूँगी, ठीक है। आपको भी वही करना है। तो मान लिया हमने पहला ऑप्शन लिया 84, उसने क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या पर विचार कीजिए यदि इस संख्या के अंकों की अदला बदली कर दी। मान लीजिए 8 4 है, हमने 4 और 8 कर दिया, इसमें कितनी की मूल संख्या कितनी है, 84। 84 से कितना कम होना चाहिए, 18। तो अगर हम 48 को माइनस करते हैं 6, तो ऐसे ही ये हमारा 18 नहीं आएगा, हमारा 36 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे 75। मान लिया 75 को हम लोग अंकों की अदला बदली करेंगे तो 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57। अब अगर हम लोग 75 से 57 को घटाते हैं तो हमें हमारी कितनी जो संख्या है वो 18 चाहिए। 18 उससे कम होनी चाहिए मूल संख्या से, ठीक है। तो इसमें हम लोग 8 और इसमें ये हमारा 18 आ गया है आंसर। तो कहीं ना कहीं हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद आप चाहें तो पूरे क्वेश्चंस को भी इससे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फिर क्या दिया गया है, यदि संख्या के अंकों का योग 12 है तो 7 5 इसके अंकों का भी योग 12 हो रहा है, तब पहले की मूल संख्या याद करनी। तो हमारा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, हमें इतना बड़ा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में लिखना है। जैसे कि हमें ये संख्या दी गई है, ये हम पहले सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें पूछा गया, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है इज़ को कौन निरूपित करता है। तो इज़ को निकालना, तो हम इन सब में पहले ये देखेंगे कि इसमें इज़ किस में दिया गया है। तो इसमें बी में वाटर इज़ लाइफ दिया गया है, तो हमें इसका मेरे क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो हम लोगों को इसमें देखना है सबसे पहले कॉमन क्या है, वाटर। इसमें वाटर और किसी दोनों तीनों में से एक किस में कॉमन है। तो पहले ए ऑप्शन में वाटर दिया गया, तो वाटर इन दोनों में से कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो इसमें पा वर्ड कॉमन है, तो पा क्या हो जाएगा, वाटर का मतलब हो जाएगा, पा हो जाएगा वाटर। और सी में लाइफ कॉमन है, और बी और सी में क्या है, लाइफ कॉमन है। तो इन दोनों में कौन सा वर्ड है जो कॉमन लग रहा है आपको। तो इसमें बी और सी में जो कॉमन वर्ड है वो है जो क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। तो इसमें अब हम बी में देखेंगे ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन नहीं है। जैसे कि पा कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया, बट ये जो टोडा है ये कॉमन नहीं है। तो हमारा एक ही वर्ड बचता है, इसमें इज और इसमें टोडा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, हमारा टोडा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स पदार्थ का 10 मिलीग्राम 10 चूहों को खिलाया जाता है, वे सभी 2 मिनट में मर गए। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक्स पदार्थ की इतनी मात्रा औसत रूप में चूहों के लिए घातक है। उपरोक्त युक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, इसमें अविचारी सामान्यकरण का तर्क दोष है। बी में दिया गया है, इसमें प्रतिज्ञान्तक तर्क सिद्धि का तर्क दोष है। सी में यह एक सुदृढ़ आगमनात्मक युक्ति है, और डी दिया गया है, यह एक कमजोर निगमनात्मक युक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, केवल सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कथन सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं को सही रूप में दिया गया है। इसका मैंने कल भी बताया था, जो भी हमारा सेंटेंस, जो कथन हमारा दिया गया है, जो स्टेटमेंट हमारे जितने भी उसमें उसके बाद कथन दिए जाते हैं, वो कथन उसमें सही बैठना चाहिए, वही हमारा सही होगा। तो इसमें दिया गया है सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं। तो इस आगे हम लोग ऑप्शन में तो इसमें पहले ए में दिया गया है कि गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है। नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें साफ साफ बोल रहा है कि सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं। तो इसमें अगर नहीं आ गया तो पहले तो ये गलत हो जाएगा। बी में गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, तो ये सही हो सकता है, इसमें कुछ की मात्रा दी गई बट वो धनी है। सी में क्या है, कुछ धनी व्यक्ति गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो ये भी लगभग सही होगा। बट डी में फिर नहीं वर्ड आ गया, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या क्या होगा, बी और सी। तो इसमें जो भी बी सी है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी कुत्ते मित्रवत जानवर हैं कथन का व्याघाती है। तो इसका सेम वैसे ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ये भी है
जैसे कि इसमें ए दिया गया है, कोई भी कुत्ता मित्रवत जानवर नहीं है। इसमें नहीं, उसमें साफ साफ बोल रहा है कथन में कि सभी कुत्ते मित्रवत जानवर हैं, जबकि इसमें बोल रहा है मित्रवत जानवर नहीं है। तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे ही कुछ मित्रवत जानवर कुत्ते नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा इसमें सी क्या दिया गया है, कुछ मित्रवत जानवर कुत्ते हैं, तो सी हमारा सही होगा। उसके बाद कुछ कुत्ते मित्रवत जानवर नहीं हैं, तो हमारा सही इसमें कौन सा होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं? तो कुछ मछलियाँ उभयचर नहीं है, कुछ मछलियाँ उभयचर हैं, मतलब कुछ नहीं है तो कुछ तो होंगी ना। और सी में दिया गया है कुछ मछलियाँ गैर उभयचर हैं, और डी में दिया गया है तो कुछ गैर उभयचर गैर मछली नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, ए, सी और डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूर स्थित पर्वत पर धुआं है क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ सदैव आग होती है। पर्वत पर अवश्य ही आग भी होनी चाहिए। न्याय की भारतीय शास्त्रीय शाखा के अनुसार उपरोक्त युक्ति में निम्नांकित कौन सा पद साक्ष्य मुख्य पद के समरूप है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, फायर, आग। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ सदैव आग होती है। पर्वत पर अवश्य ही आग भी होनी चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन आग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीडी पर भंडारित गीत औसतन आकार में 4 मेगाबाइट होता है और अमित ऐसे 4000 गीतों को मेमोरी स्टिक में स्थानांतरित करना चाहता है। आकलन कीजिए कि अमित को गीगाबाइट में न्यूनतम किस आकार की मेमोरी स्टिक का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 16 GB। तो 16 गीगाबाइट सही ऑप्शन होगा इसका। कैसे? जैसे कि सीडी पर भंडारित गीत का औसत आकार हमें कितना बताया गया, 4 MB। तो 4 MB और उसे 4000 गीतों का औसत आकार कितना निकलेगा, 16000 MB। तो 16000 MB मतलब 1024 MB में 1 GB होता है, तो लगभग 16000। तो इसमें हमारा लगभग 15.625 GB निकलेगा, तो लगभग 16000 GB, 16 GB सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी स्तर पर 4G समर्थित प्रौद्योगिकी को 5G समर्थित प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर देगी। और 5G समर्थित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संभाव्य लाभों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? नंबर्स दिए गए हमारे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हेतु अधिक अंतःयोजनीयता, बी दिया गया है डाउनलोड की अधिक गति, सी दिया गया है कम बैंडविड्थ, और डी दिया गया है एक सिरे से दूसरे सिरे तक अधिक विलंब। तो हमारा इसमें ए और बी क्या होगा, सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की अंकीय पहलकदमियों के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है हमारा, BHIM, जिसको भीम बोलते हैं, एक ऐसा भुगतान ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट ऐप का प्रयोग कर सरल, सुगम और द्रुत समव्यवहार करने देता है। और कथन दूसरा क्या है, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। तो इसमें पूछा गया है इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा क्या है, असत्य है। और हाँ, आप लोग इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा अग्रणी और विकसित भीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में वित्तीय समावेशन लाने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और भारत इंटरफेस फॉर मनी एक भुगतान ऐप है जो आपको एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेन देन करने देता है। आप UPI पर किसी को भी उनकी UPI ID का उपयोग करके या उनके QR को स्कैन करके सीधे बैंक भुगतान कर सकते हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके माध्यम से कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान की जाती है।
जिसे कभी भी किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी शिक्षार्थी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम अपने पूरे नाम से सही तरह से नहीं मिलाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, PDA, पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन। और एप्पल ने 1993 में पहला PDA न्यूटन मैसेज पैड लॉन्च किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्टिल और वीडियो कैमरों के संबंध में निम्न वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदों AD की सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। कि उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे और प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रक्रमण नहीं किया गया और ये जितने भी हमें खाली स्थान दिख रहे हैं हमें इनमें वर्ड्स को डालना है, जैसे कि इनका रो डिसाइड करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ए, मतलब कि पहला जो होगा वो होगा C मेगापिक्सल, और उसके बाद B रॉ, और उसके बाद A JPEG, और उसके बाद D क्षमता कैपेसिटी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कथन वाला है। जैसे कि पहला कथन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, 2010 वह लक्षित वर्ष भी था जिसमें जैव विविधता में ह्रास में विराम को प्राप्त करना था। तो ये दोनों ही कथन हमारे सत्य होंगे। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। जैसे पूरे विश्व में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता में मुद्दों के बारे में लोगों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें। इसी क्रम के सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का दृष्टिकोण जो विजन था, प्रत्येक घर में चाहे वह कितना भी दूर हो प्रकाश होगा। और दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का मिशन जब हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दीप्तिमान करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। कथन ए और 2 दोनों गलत हैं। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। इसका मूल उद्देश्य ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसके सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। और ISA का दृष्टिकोण हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दृष्टिमान करें तथा उद्देश्य प्रत्येक घर में चाहे वह कितनी भी दूरी हो घर में प्रकाश जरूर होगा। और ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थापित किया गया है। और ISA की कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा संसाधनों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक केंद्रक एजेंसी IPCC का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का पूरा नाम इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संख्या है। और इसका गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया था। और वर्तमान में IPCC में 195 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के निर्धारण के लिए निम्न में से भिन्न आकार वाले कौन कौन से कणिकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो ए है 1 माइक्रोन आकार से कम या बराबर के कणिकीय पदार्थ, बी है 2.5 माइक्रोन आकार से कम या बराबर के कणिकीय पदार्थ, सी में दिया गया 10 माइक्रोन और डी में कुल प्रलंबित कणिकीय पदार्थ। तो इसका सही ऑप्शन तो आप लोग देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही था। वायु गुणवत्ता सूचकांक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है और एक वृहद सरकारी पहल है जिसे 17 सितंबर 2014 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह सूचकांक आम आदमी को उनके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है और इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ये हैं 8 वायु प्रदूषक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। कथन पहला है विश्व के अधिकतर भूतापीय स्थल रिम ऑफ फायर के रूप में ज्ञात परिप्रशांत पट्टी में अवस्थित है। कथन दूसरा दिया गया है भारत में हिमालयी भूतापीय क्षेत्र भी रिम ऑफ फायर का भाग है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा क्या है? असत्य है। द रिंग ऑफ फायर, जिससे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है, प्रशांत महासागर के साथ एक पथ या पट्टी है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधि या भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। द रिंग ऑफ फायर की लंबाई घोड़े के नाल के आकार में लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है और विश्व के अधिकतर भूतापीय स्थल लगभग 40% से अधिक है। रिम ऑफ फायर के रूप में ज्ञात परिप्रशांत पट्टी में अवस्थित है और भारत में हिमालयी भूतापीय क्षेत्र रिम ऑफ फायर का भाग नहीं है। हिमालयी क्षेत्र जावा और उत्तरी अटलांटिक महासागर एल्पाइड बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों, जिनमें विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं, के बीच अंतःक्रिया बढ़ाने और आपसी समझदारी को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत निम्नलिखित माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन ए होगा, श्री नरेंद्र मोदी। और इसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2005 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया था, तब की गई थी। और यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी। कई बार मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है और किनके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन पहला है नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार सन 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखना होगा और बृहत्तर छात्र नामांकन का लक्ष्य रखना होगा। और इसका दूसरा कथन नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर सन 2030 तक 50% करने का लक्ष्य होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। पहला सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। उसमें दूसरा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि उसमें 2030 तक 50% का लक्ष्य बताया गया, जबकि इसमें सही क्या है? 2035 तक का 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियमन द्वारा कर्जन कुछ तत्कालीन विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित परिवर्तन लाना चाहता था। ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय के कार्यों का क्षेत्र विस्तार परिवर्तन, बी है सीनेट अधिसभा के आकार में घटोत्तरी, सी है सीनेट में चुनाव के सिद्धांत का, डी है विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि, ई है विश्वविद्यालय से कॉलेजों की संबद्धता की शर्तों का कठोर बनाना। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, ए बी सी ई। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया, जिसके बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। कब? 1902 में। और विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।
विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में विस्तार। विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 निश्चित की गई। और सीनेट के संविधान में चुनाव के सिद्धांत का प्रवर्तन। और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। और नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता की शर्तों को कठोर बनाया गया। परीक्षाओं के लिए अध्यापन और परीक्षण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR की स्थापना सन 2010 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे UGC द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है, हैदराबाद में सन 1995 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद पूर्व नाम राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा क्या है? सही है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR की स्थापना 1977 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय दर्शन की पूरी परंपरा को अपने प्राचीन मूल रूप से वापस लाने और पोषण करने, नए विचारों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च अनुसंधान परक एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के नाम से एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में 1995 ईस्वी में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत हैदराबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला कथन है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना UGC द्वारा की गई थी। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना AICTE द्वारा की गई थी। तो इसमें सही ऑप्शन बी है हमारा। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो सही क्या है ये पढ़ लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA की स्थापना AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1994 ईस्वी में की गई थी। और NBA 7 जनवरी 2010 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में संचालित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए UGC द्वारा सितंबर 1994 में बेंगलोर में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें गद्यांश दिया गया है और 5 क्वेश्चन हमें इसी गद्यांश से करने हैं। तो ये दोस्तों इसको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। मुझे लगता है ये जो गद्यांश है इनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी चाहिए और इसके क्वेश्चंस इसी गद्यांश से बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो आपको याद करने हैं, तो इसीलिए ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दे रही हूँ ताकि अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो स्वयं भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे की तैयारी आप लोग ऐसे ही करते रहें। और लास्ट रिवीजन टाइम है ये, इसलिए लापरवाही ना करें। और सभी लोग क्वेश्चंस की अच्छे से रिवीजन करें और जो भी टॉपिक्स वीक हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और अगली वीडियो इसी के आगे वाली वीडियो होगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी क्वेश्चंस कम समझ में आए हैं उनको बार बार पढ़ें और अच्छे से उस टॉपिक को समझें। और एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।